नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको इस साल जनवरी में कुंभ मेले में जो भगदड़ मची थी, उसके मौत के मंजर दिखाई देंगे। एक तस्वीर, छोटे छोटे तस्वीरें कई लोगों की दिखाई देंगी। ये वो लोग हैं जो कुंभ में नहाने गए थे, लेकिन अपने घर तक जिंदा वापस नहीं लौट पाए। आखिरकार इस दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई थी? भगदड़ में कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे थे? अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, ठीक आंकड़ा नहीं जारी किया है। सरकार, मेरा मतलब है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मानती है कि मात्र 37 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई थी। लेकिन अब एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बीबीसी ने एक पड़ताल के बाद यह बताया है कि कम से कम 82 लोगों की मौत तो हुई ही थी, और इन 82 लोगों की तस्वीर और उनके नाम और उनका पता सब कुछ बीबीसी ने प्रकाशित कर दिया है। सरकार अब भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील बात मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों को सरकार कैश यानी नोट के रूप में मुआवजा दे रही है, लेकिन उनकी मौत कुंभ मेले में जो भगदड़ मची थी उसमें हुई थी, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो शर्मनाक भी है, और ये बात भी बताती है कि किस तरह से हमारी सरकारें जो है वो तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है। इस पूरे प्रकरण पर जिस बीबीसी के संवाददाता ने पूरा पर्दा उठाया, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर उनकी जांच पड़ताल की, उनका पता लगाया। दोबारा से लेना ना यहीं से बस एक लाइन पैच है। हाँ, एक लाइन का है। अभिनव गोयल बोल देंगे। बीबीसी के संवाददाता अभिनव फिर से गलत हो गया। बीबीसी के संवाददाता अभिनव गोयल ने इसकी पूरी पड़ताल की और इन तथ्यों को सामने रखा। हमने आज स्टूडियो में गोयल जी को बुलाया है और इस बात को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार सिर्फ 37 लोगों की मौत को स्वीकार करती है, तो आखिर 82 का फिगर उन्होंने कैसे प्राप्त किया। सिर्फ यही नहीं, जो प्रारंभिक छानबीन है उससे पता चलता है कि मौत का आंकड़ा 100 के ऊपर भी गया था। वो कौन से लोग हैं जिनके नाम, जिनका पता और जिनकी पहचान अब तक सामने नहीं आ सकी है। गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल ये कि सरकार कहती है 37 मौतें हुई और आप कह रहे हो 82 के तो आपने सबूत दे दिए हैं। तो ये कैसे हुआ? किस तरह से हम मान लें कि सरकारी आंकड़ा गलत है और आपने जो 82 का आंकड़ा दिया है वो सही आंकड़ा है? शैलेश जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है सबसे पहले हमको अगर क्रोनोलॉजी में बात करें तो और आसान होगा। 29 जनवरी को सुबह 1 से 1:30 बजे के बीच में संगम नोच के पास भगदड़ हुई। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 30 लोगों की मौत हुई है। फिर 19 फरवरी को विधानसभा में कहा गया कि 37 लोगों की मौत हुई है। इसमें 35 लोगों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। एक मृतक की पहचान नहीं हुई है और एक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। ये बाकायदा महाकुंभ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया। लेकिन उसी समय ये इनपुट्स मिल रहे थे कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा हो सकता है। उस समय कई तरह की लिस्टें भी सोशल मीडिया पर थी। कोई कह रहा था हमारे पास 50 लोगों की लिस्ट है, कोई कह रहा था 80 लोगों की लिस्ट है, कोई कह रहा था 5 भगदड़ हुई, कोई कह रहा है 2 भगदड़ हुई। तो इस तरह के अलग अलग सवाल हर जगह जा रहे थे। वो क्योंकि हम भी कुंभ को कवर करने के लिए गए थे, लेकिन मैं कुंभ को शुरू में कवर करने गया था 7-8 जब कुंभ शुरू हो रहा था, और पहले शाही स्नान के बाद मैं वापिस आ गया था। तो वो भीड़ वो देख कर मैं आया था। तो मुझे ऐसा था क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि आंकड़ा बड़ा हो सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यही था शैलेश जी कि वो लोग कौन हैं, वे लोग कैसे दिखते हैं, उनकी कहानियां क्या हैं। उन्हीं सब सवालों को लेकर हमने एक यात्रा शुरू की और ये जो हमारी पड़ताल है ये 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैली हुई है, क्योंकि इसको पता करने कोई और तरीका भी हमारे पास नहीं था। हम लोग ने तय किया कि हमें जो भी इनपुट मिलेगा हम उनके दरवाजों तक जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे। ऐसा करते करते हम लोग 100 से अधिक परिवारों से मिले और हम लोग ने कम से कम 82 लोगों की सूची जारी की। आपने कहा कि आप 100 परिवारों से मिले, 82 लोगों की सूची जारी की है, सरकार सिर्फ 37 कह रही है। मेरा सवाल, सीधा सवाल ये है कि आखिरकार वो क्लू कहां से मिला? सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे रही है। सरकार जो 37 लोग मरे हैं उनकी सूची भी प्रकाशित नहीं की है सरकार ने अभी तक। तो आखिरकार वो उसके अलावा या उन 37 लोगों के परिवारों तक पहुंचे कैसे? कहां से आपको ये इनपुट मिला कि ये लोग हैं जिनकी मौत हुई है? इसमें मल्टीपल आप कहें कि सोर्सेज हैं। हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा तो दिया है लेकिन उनके नाम आधिकारिक नहीं किए हैं कि आपने 25-25 लाख रुपए जिनको दिया उनके नाम भी हमारे सामने नहीं है। तो इसमें हम लोग ने कई सौ फोन कॉल किए, सैकड़ों जिलों में फोन किए, जहां जहां से हम लोग को इनपुट मिला हम लोग ने उसको डॉट मार्क किया और हम लोग ने कोशिश की कि हम उस डॉट पर जाकर देखेंगे कि क्या वो जो जानकारी हमको पॉपअप हो रही है उस जानकारी में उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वो सही है। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने आके हमारी जेब में वो 100 लोगों की लिस्ट डाल दी हो कि ये आपके पास लिस्ट और आप चले जाइए। हम लोग ने जितने भी अखबार थे, उन लोकल एडिशन थे, उन सबको पढ़ा। हम जितने लोकल स्तर पर जो रिपोर्टर्स थे उन सबको सैकड़ों फोन कॉल किए गए, जहां जहां पर हमको पिन पॉइंट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमको एक कस्बे में एक पॉइंट मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। हम गए, हम लोग दिन भर ढूंढते रहे, हमको नहीं मिला, लेकिन हमारे पास एक जानकारी थी कि यहाँ पर एक की मौत हुई है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमको लगता है कि हम गलत पैराफरी में खड़े हैं, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। एज अ रिपोर्टर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी 500 मीटर की पैराफरी में खड़ा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी को जान ना रहा हो कस्बे के अंदर, क्योंकि हम कस्बों में पले बड़े लोग हैं, कि वहां पर लोग मरा है। तो इस तरह से करते करते हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और आप देखेंगे कि जो ज्यादातर मृतक हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर है। आप लखनऊ से यात्रा शुरू करेंगे, गोंडा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये होते होते उस बेल्ट के अंदर आपको जो ज्यादातर मृतक है वो। अभिनव जी, जो आप कह रहे हैं ना, उससे ये लगता है कि आपने गांवों तक संपर्क करके या स्थानीय अखबारों में जो खबरें छपी उसके जरिए प्राप्त किया। मैं एक ये जानना चाहूंगा कि ये सारे लोग जो हैं, जो भगदड़ में घायल हुए थे या जो स्पॉट पे जिनकी मौत हो गई थी, ऐसी चर्चा थी, ऐसी खबर थी कि उन सब लोगों को इलाहाबाद के अस्पताल में ले जाया गया। तो आपको अस्पताल से कोई सूची मिली? अस्पताल से हमें कोई सूची नहीं मिली। जब हम लोग लोगों से मिले तो लोगों ने, शैलेश जी, इसके पास हमारे पास जब हम लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 82 लोगों की मौत हुई, तो हम बीबीसी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात कह रहा है। हमने जो रिपोर्ट बीबीसी हिंदी पर प्रकाशित की है, जो लिखित रिपोर्ट है, वो 17 से 18 हजार शब्दों की रिपोर्ट है। हमने कई लेयर ऑफ एविडेंस के साथ अपनी रिपोर्ट रखी है। एविडेंस एक की हमारे पास उन सभी परिवारों ने कैमरे पे टेस्टिमनी दी है, जो आई विटनेसेस है, उन्होंने बताया कि उस भगदड़ की रात क्या हुआ था, वो कहाँ पर थे, उन्होंने आसपास क्या देखा। उन परिवारों के पास मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जो मॉर्चरी, क्योंकि जो सभी शव थे अस्पतालों के वो आखिर में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में लेके उनको ले जाया गया, वहां पर बकायदा शवों की नंबरिंग की गई। उन परिवारों के पास वो पर्ची है जिसके अंदर शव नंबर लिखा है, उनके पास उस पर्ची में तारीख लिखी है 29 जनवरी की। उसके बाद जो नया लेयर ऑफ एविडेंस था, लोगों को प्रयागराज से डेथ सर्टिफिकेट बना के दिए, उनके अंदर बकायदा लिखा है कुंभ मेला क्षेत्र, मृत्यु का स्थान, मृत्यु की जगह। उसके अलावा जो सबसे बड़े एविडेंस हैं, जो मृतक हैं उनके परिवार वाले शवों के साथ बैठे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट, जो वीडियो रिपोर्ट आप देखेंगे, हमने बताया कि चौथी भगदड़ हुई और बीबीसी हिंदी ने 5 परिवारों की उसमें पहचान की। पांचों परिवार अपने शवों के साथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठे। इतने बड़े एविडेंस जब हम अपनी रिपोर्ट में लगा रहे हैं कि कोई परिवार उस भगदड़ में अपने शव को लेके बैठा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं, क्या वजह कि आप उसको नहीं मान रहे हैं? अभिनव, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जब कोरोना में मौतें हुई और गंगा के किनारे बहुत सारी लाशें मिली, तो सरकार ने कहा कि वो तो स्थानीय लोग जो हैं वो अपने, बाकी जब सामान्य रूप से जब मौत होती है
तो भी उन लोगों को जो है यहीं गंगा के किनारे ले आते हैं और बहुत सारे लोगों को पानी में डाल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ये भी तो हो सकता है कि 29 को जो लोग अस्पताल पहुंचे या जो कुंभ मेले के क्षेत्र में मौत बताई जा रही है, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं स्वाभाविक मौत मरे हों, आसपास के क्षेत्रों से में रहने वाले हों और उनको दफनाने के लिए इलाहाबाद लाया गया। तो ये जो ट्रिकी मुद्दा आता है उसको कैसे आपने इसका किस आधार पर आपने तय किया कि ये मौतें जो हैं वो कुंभ में भगदड़ नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने भी था कि हम कैसे बताएंगे, क्या वहाँ पर कोई और लोकल भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने जो एविडेंस की लेयर है इसीलिए उसको 4 से 5 रखा है कि वो आई विटनेस बता रहा है कि 2 बजे हम जब भगदड़ हुई तो भगदड़ के अंदर हमारी मौत हुई। फिर उनके पास उस भगदड़ की तस्वीरें हैं, उनके बयान हैं। फिर वो जब अस्पताल में जा रहे हैं तो उसी दिन की उनके पास शव की पर्ची है। तो जब आप चारों पांचों एविडेंस को एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो ये बताता है कि इनकी मौत उसी कुंभ क्षेत्र में हुई है और उसी भगदड़ में हुई है। तो जो हम कह रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा परिवारों के पास गए, जो हमने परिवार उसमें छोड़े हैं वो इसी वजह से छोड़े हैं क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड लेयर ऑफ एविडेंस है या थर्ड लेयर ऑफ एविडेंस है वो उतने मजबूत नहीं है। हमारे पास उन परिवारों की सिर्फ गवाही है कैमरे पे, वो कह रहे हैं कि हमारी भगदड़ में मौत हुई लेकिन कागज के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है या उनकी गवाहियां किसी और चीज से कोलैबोरेट नहीं कर रही हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक केस है कि हमने बताया कि एक भगदड़ में 5 लोग मरे। गोरखपुर की एक महिला है, वो कह रही है कि हमारी मौत यहाँ हुई। जब गोरखपुर की महिला की तस्वीर हम हरियाणा की महिला को दिखाते हैं तो हरियाणा की महिला उस गोरखपुर की महिला को पहचान लेती है और कहती है कि ये जो व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ इसने हमको कुहनी मारी थी, वो पहचान लेती है। उस तस्वीर को जब हम औरंगाबाद में एक महिला को दिखाते हैं तो वो पहचान लेती है। तो उन सब की गवाहियां एक दूसरे को कोलैबोरेट करती हैं। उनके पास पोस्टमार्टम, कुछ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ केसेस हैं उनमें उनकी सीने की पसलियां टूटी हुई हैं, घुटने टूटे हुए हैं। तो इस तरह के कई लेयर ऑफ एविडेंस हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी एम्बुलेंस से शवों को घर पहुंचाया, 15,000 रुपये दाह संस्कार के लिए दिए गए प्रयागराज में। तो कई लेयर ऑफ एविडेंस के बाद हम लोग ने ये साबित किया कि ये व्यक्ति 29 तारीख को या भगदड़ में, क्योंकि कई भगदड़ हुई, भगदड़ के समय वहां पर मौजूद था। उनकी गवाहियां हैं, उनके कागज हैं, उनकी तस्वीरें हैं, कई लेयर है। सरकार अभी भी 37 के ऊपर का आंकड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर और वो 37 लोगों को, उसमें से भी 35 लोगों को ही मुआवजा देने की बात करते हैं। एक व्यक्ति को उन्होंने लावारिस बता दिया और एक व्यक्ति के परिवार में कोई मुआवजा लेने के लिए आया नहीं। उनके परिवार में शायद कोई था ही नहीं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उस पर आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपने संकेत दिया कि बहुत सारे लोगों को नगद मुआवजा दिया गया और ये बहुत मुश्किल काम लगता है क्योंकि सरकारी खजाने से कोई पैसा आप खर्च होते हुए दिखाओगे कैसे? तो कैसे इस बात को आप साबित करेंगे कि लोगों को नगद मुआवजा दिया गया? और जो मुआवजा दिया गया तो 25 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख ही दिए गए। ये जो फाइंडिंग है शैलेश जी, ये हमारे पास पहले दिन से फाइंडिंग नहीं थी। हमको ऐसे इनपुट्स जरूर थे कि लोगों को कैश पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वो कितने परिवार हैं, क्योंकि हमारी यात्रा 50 जिलों में फैली हुई थी। जब हम लोग यात्रा कर रहे थे उस दौरान हमको कम से कम, मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उतनों तक पहुँच पाए। अगर आप आज जहाँ हमने छोड़ा और कल से आप उसको शुरुआत करेंगे तो हो सकता है वो 26 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 26 परिवारों ने हमें ये बताया बीबीसी को कि 5-5 लाख रुपए हमारे घरों तक पहुंचाए गए। और जब वो ये बात कहते हैं तो उसके साथ साथ वो एविडेंस भी देते हैं। हमने अपनी बीबीसी, किस तरह का एविडेंस, क्या एविडेंस? बीबीसी कैश का तो कोई एविडेंस होता नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ शैलेश जी। अगर आप बीबीसी पर प्रकाशित हमारी वीडियो रिपोर्ट देखेंगे, हमने उस वीडियो रिपोर्ट में जब हम ये कह रहे हैं कि जौनपुर के धर्मराज राजभर को 5-5 लाख रुपए के 2 बंडल दिए गए, तो हम उन बंडल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए, तो हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस वाले परिवार को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। जब हम सिद्धार्थनगर की बात कर रहे हैं तो हम वो बाकायदा तस्वीर दिखा रहे हैं। एक और बड़ा एविडेंस हम लोग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। बिहार के गोपालगंज की तारा देवी का जो परिवार है, उनकी मौत भगदड़ में हुई। उनके घर पर सिविल ड्रेस में, परिवार का कहना है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आए, वो बाकायदा परिवार का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उन्होंने वो पैसे प्राप्त किए और वो वीडियो परिवार वाले बना रहे हैं। बाकायदा हमने वो वीडियो अपनी वीडियो रिपोर्ट में लगाई है।
तो इस तरह के फोटो वीडियो एविडेंस हैं जिसके अंदर वो 5 लाख रुपए दिख रहे हैं, और वो एक दो एविडेंस नहीं है, या वो एक दो परिवार के एविडेंस नहीं है, कई परिवारों की तस्वीरें बकायदा हमने वीडियो रिपोर्ट में वैसी की वैसी लगाई हैं, और विद डेट बैंड लगाई हैं, विद लोकेशन लगाई हैं कि यहाँ पर आप 5-5 लाख रुपए देने गए। ये बहुत दिलचस्प जानकारी इन्होंने दी कि सरकार ने पुलिस और अधिकारियों के साथ 5-5 लाख रुपए नगद भेजे, और वो पैसा उन्हीं लोगों को दिया गया। इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद वीडियो भी बनाया, उनको कैश देते हुए और वो दिखाते हुए, और जो उनके जो जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार के जो भी सदस्य थे जिन्होंने उसको प्राप्त किया, उनका वीडियो भी बनाया। इसके बावजूद सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है कि 35 से ज्यादा लोगों को मुआवजा दिया गया। सवाल ये उठता है कि अगर मरने वालों की संख्या सिर्फ 37 थी जिसमें 2 को मुआवजा नहीं मिला है, तो 5-5 लाख रुपए क्यों दिए गए? लेकिन इस सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। हम इस पर थोड़े और डिटेल में जा सकते हैं, अभी कोशिश करेंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सवाल करना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको रोकूं तो उस रिपोर्ट में भी हमने शैली जी एक सवाल उठाया कि जब हम कह रहे हैं कि हमने कम से कम 26 परिवारों ने हमको बताया कि 5-5 लाख रुपए कैश मिले, तो वो 1,30,00,000 रुपए कहाँ से आए, वो किस मद से आए? वो सवाल बकायदा हमने प्रशासन से लेकर पुलिस तक, अधिकारियों तक कई हफ्तों फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पूछा, लेकिन अभी तक उसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया। वो बड़ा सवाल है, वो पैसा कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, यही मैं उठा रहा था कि आखिर कैश पैसा कहां से दिया गया। सरकारी खजाने से कैश नहीं निकाला जा सकता। जो बाकी के 35 लोग हैं उनको जो 25-25 लाख रुपए दिए गए वो बाजाब्ते बैंक से दिए गए, और सरकार इसी तरह से पैसे देती है। जहां तक हमारी समझ है, जानकारी है, कोई 5-7-10 हजार छोटे मोटे पैसे को छोड़ करके सरकारें जो हैं वो कैश में कोई इस तरह का काम नहीं करती हैं। सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है, जमाना कैश का खत्म हो चुका है, डिजिटल जमाना है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा जाता है, लेकिन सरकार नगद मुआवजा देती है। किस लिए? शायद उन लोगों को चुप करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में एक सवाल रह ही जाता है। आपने कुछ समय पहले तक बहुत सक्रिय थे गोविंदाचार्य, जो बीजेपी के महासचिव भी थे, बहुत बड़े नेता थे। कोई 10-1 साल से उनको हाशिए पर डाल दिया गया। उनके भाई की मौत हुई थी, और उनके भाई की मौत के बाद जो मुआवजा का मुद्दा है वो भी मैं अभिनव जी से चाहूंगा कि जरा उसको आप बताएं। क्योंकि जो महाकुंभ का ट्विटर हैंडल था उस पर बकायदा ट्वीट किया गया और बताया गया कि 35 परिवारों को हमने मुआवजा दे दिया है, 2 को नहीं दे पाई, जिसमें एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि वो लावारिस थे, और एक की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो हमने बीबीसी की पड़ताल में ये सामने आया कि जिस लावारिस शब्द का या जिसके लिए लिखा गया वो कोई और नहीं बल्कि जो बड़े आदमी रहे, महासचिव रहे बीजेपी के KN गोविंदाचार्य जी, उनके भाई KN वासुदेवाचार्य थे। बकायदा हमने अपनी रिपोर्ट में उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाया है जिसमें लिखा है कि उनकी जो मौत है 29 जनवरी 2025 को 7 फोर्ट कैंट प्रयागराज में हुई, जो कुंभ का। और वही जो डेथ सर्टिफिकेट है, जिन जिन लोगों को 25 लाख रुपए दिया गया, ज्यादातर लोगों का डेथ सर्टिफिकेट सेम है। बहुत सारे जब हम कोलैबोरेट करते हैं चीजों को तो बताती है कि फिर हमने बताया कि उनकी मौत कुंभ भगदड़ में हुई। उनके साथ जो सहायिका किरण मिश्रा वो रह रही हैं, उन्होंने बताया कि कैसे वो उनके साथ थी, कि कैसे शुरू में लावारिस में डाल दिया गया, फिर उसके बाद वो शव बनारस आया और हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि क्योंकि वो जो सनातन शिविर लगा हुआ तो सेक्टर 15 में था कुंभ में, और वहाँ से संगम घाट दूर था, तो वो रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास घाट नहाने चले, और उसके बाद जब भगदड़ हुई तो वो गुम हो गए। फिर उनकी जो शव है वो स्वरूप रानी अस्पताल में मिलता है, और जब वहाँ पर शव मिला, जैसा अंजनी ने बताया, अंजनी तिवारी ने, कि उनकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद कई फ़ोन हुए, समय लगा, फिर शिनाख्त हुई, और फिर आखिर में जो KN गोविंदाचार्य हैं उनके भाई का शव बनारस पहुंचा और अंतिम संस्कार। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ा है कि KN गोविंदाचार्य जो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आज बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, उसके बावजूद वो लावारिस बताए गए शुरू में, और बहुत बाद में उनकी पहचान की गई। खैर, उनके परिवार में वो खुद भी विवाहित नहीं थे और इसलिए मुआवजा नहीं मिला।
ये नहीं दिया गया, ये तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक और व्यक्ति जिसकी शनाख्त नहीं हुई है उसके बारे में सरकार में कहीं कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि ये जो 82 लोगों की सूची आपने छापी है, कुल आप बता रहे हैं कि 100 लोगों से संपर्क किया था, ये आंकड़ा ये 100 के आसपास ही रुक जाता है या आगे भी जा सकता है? शैलेश जी, मैं अपने जो फेलो जर्नलिस्ट हैं मैं उनसे भी कहता हूं, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो हेल्पलाइन की तरह बजता है। वो लोग ये उम्मीद से फ़ोन करते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमारी भी एक सीमा, एक पैराफ्री, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये कम से कम 82 लोग हैं। अगर आप यहाँ से इस यात्रा पर निकलेंगे, उन लोगों से मिलने निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। हम इस बात को लेकर पुख्ता हैं कि ये आंकड़ा 82 से कम नहीं है, 82 से ज़्यादा का हम अभी फिलहाल इस पॉइंट पर नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अपनी पड़ताल को यहाँ पर विराम दे दिया। अगर हम इस पड़ताल को जारी रखते तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता था। अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ आए और हमसे बातचीत की। लेकिन मैं चलते चलते एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि किस तरह से सरकारें मौत के आंकड़े को भी छिपा लेती है। किस तरह से सरकार कभी भी ये नहीं बताना चाहती कि वास्तव में कितने लोगों की मौत हुई है, और मौत होने के बाद उन आंकड़ों को छिपाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के समय आंकड़ों को छिपा दिया गया था। कुंभ मेले में भगदड़ मच जाना बहुत दुखद है, लेकिन भगदड़ को संभाल नहीं पाना ये एक प्रशासनिक लापरवाही तो निश्चित तौर पर है। और उसके बाद मौत के आंकड़ों को छिपाना निश्चित तौर पर ये लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं कहा जा सकता है, और सरकारें कई बार इस तरह का व्यवहार करती रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हमारा एक अनुरोध होगा कि आप सत्य हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसका जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें, ताकि जो भी नई खबरें हमारे पास हों वो आप तक पहुंचाई जा सके। हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि बिना किसी बाधा के आप हमारी खबरों को देख सकें। इसके साथ साथ अपना कमेंट भी जरूर दीजिए। एक बात और बताऊं, हम लोग हमारी रिपोर्ट के जो खिलाफ होते हैं, हमारा जो विरोध करते हैं, उनके कमेंट का भी स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय बेबाक होकर रखें। हमारे चैनल पे उस तरह की जो दूसरी तरह की राय होती है उसका भी स्वागत होता है, उसको भी हम प्रकाशित करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में एक पक्ष हो ही नहीं सकता, दोनों पक्षों को सामने रखा जाना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.